हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को 3 लेक्चर अभी तक दे चुका है। ठीक है, इसमें ट्रेड यूनियंस के बारे में अच्छे से बताया, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होता है, लेबर लॉ क्या होता है वो बताया, और EPFO में क्या ज़रूरत है आपका सिलेबस उसके बारे में देखा। दोस्तों, आज हम लोग उसी के सिलेबस में फैक्ट्री एक्ट पढ़ेंगे 1948 का, सिर्फ 15 मिनट में कंप्लीट करेंगे। और इसमें मैं आपको जो मैंने अपने प्रिपरेशन के समय तैयारी किया था, जो नोट्स बनाया था, जिसके बदौलत मैंने सफलता प्राप्त किया था, वही नोट्स आपको फिर से मैं देने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, इससे बेटर नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, मात्र 3 से 4 पेज में हम लोग फैक्ट्री एक्ट को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम दोस्तों राहुल बनवाल है। मैं EPFO में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने UPSC का मेंस 2020 में और UPPCS का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, ये लेक्चर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और इसका फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से इसको चैनल को ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे नोट्स को देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि क्या इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ का सिलेबस था, थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये आप हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ का सिलेबस था, जिसको मैंने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था, और इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ का, जहाँ से आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ का सिलेबस जो है EPFO में क्या क्या है। ठीक है, तो मैंने उसमें डिटेल में बताया था हिंदी और इंग्लिश में कि क्या सिलेबस है। तो दोस्तों, इसमें देखिए जो ट्रेड यूनियन एक्ट है, इसके बारे में डिटेल में मैंने कल आपको आराम से बताया, और 2 से 3 पेज में आपका PDF भी आपको दे दिया, आप आसानी से उसे पढ़ लिए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग करेंगे फैक्ट्री एक्ट दोस्तों। तो फैक्ट्री एक्ट मेरा कहाँ पे है दोस्तों? तो देखिए फैक्ट्री एक्ट यहाँ पे है। कुछ कानून हम लोग को पढ़ना है जो सिलेबस में है, ज़्यादा नहीं है, 20-25 कानून है, आसानी से उसको पढ़ लेंगे। अब जो मैंने नोट्स बनाया है दोस्तों, उसी के बदौलत मैंने सफलता प्राप्त किया था EPFO में। ठीक है, तो आपको भी मैं वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आपको 1 रुपये भी इसके लिए कहीं नहीं देना है। आप आराम से मन लगा के पढ़िए, नोट्स देना मेरा काम है, पढ़ाना मेरा काम है, आप मेहनत करके अच्छे से पढ़िए। ठीक है, नोट्स की चिंता मत करें, और कोई भी बुक आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जैसे जैसे हम लोग लेक्चर को कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे दोस्तों फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक, अब देख रहे हो, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे होंगे लेक्चर 2 जरूर देखें, उसका इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ का प्लेलिस्ट बन गया है, वहाँ से आप लेक्चर 2 देखिए, आपको सिलेबस के बारे में जानकारी मिल जाएगी, और फिर मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे मैं आपको देते जाऊँगा। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन एक्ट हम लोग कर लिए थे दोस्तों। आज हम लोग क्या करेंगे? फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कारखाना अधिनियम 1948। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आज का लेक्चर है फैक्ट्री एक्ट का। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम राहुल बनवाल दोस्तों, मैं EPFO में सेलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने UPSC का मेंस 2020 में, UPPCS का मेंस 2021 में दिया दोस्तों। ठीक है, ये मेरा खुद का नोट्स है। ठीक है, मैंने बहुत सारा बुक पढ़ा, डॉक्यूमेंट पढ़ा गवर्नमेंट का, उसके बाद मैंने ये नोट्स तैयार किया, तो आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका लगभग हर क्वेश्चन आप अचीव कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों फैक्ट्री एक्ट 1948। ठीक है, तो आप देखिए पहला फैक्ट्री एक्ट दोस्तों आया था 1881 में, 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आया था। इस समय जो गवर्नर जनरल था दोस्तों, कौन सा बताइए? तो लॉर्ड रिपन था, है ना, कि लॉर्ड रिपन जो था 1880 से 1884 में था। तो लॉर्ड रिपन के टाइम में पहला जो है कारखाना अधिनियम आया दोस्तों। अभी चूँकि फैक्ट्री से रिलेटेड है 1948 का कानून, फैक्ट्री से, तो क्वेश्चन ये उठेगा दिमाग में, फैक्ट्री किसको बोलते हैं? ठीक है, तो फैक्ट्री मतलब ऐसा कोई जगह जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है, मतलब विनिर्माण होता है। ठीक है, तो जो भी कारखाना में कुछ विनिर्माण हो रहा है, ठीक है, विनिर्माण का भी डेफिनेशन है, परिभाषा है, क्या किसको बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं, जो भी फैक्ट्री में विनिर्माण हो रहा है, तो अगर वहाँ पे पावर का यूज हो रहा है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, मैन पावर नहीं, आदमी यूज हाथ से बना रहा है वो नहीं, या फिर कोई जानवर के थ्रू पावर जनरेट हो रहा है वो नहीं, कैसा पावर? इलेक्ट्रिक पावर, जिसमें आदमी और जानवर के द्वारा पावर नहीं कैलकुलेट होना चाहिए। तो ऐसा फैक्ट्री जहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर यूज हो रहा है, जिसमें आदमी वाला पावर नहीं है और ये जानवर का पावर नहीं है, अगर वहाँ 10 से अधिक वर्कर काम करते हैं, कर्मकार हैं, तो उसको हम लोग फैक्ट्री बोलेंगे। ठीक है, और किसी फैक्ट्री में अगर पावर यूज नहीं होता है, मतलब वहाँ पे सिर्फ आदमी से काम करा रहे हैं या जानवर से काम करा रहे हैं, तो वहाँ पे 20 वर्कर से अगर अधिक है तो उसको हम लोग फैक्ट्री बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले क्या क्या नहीं आता है। अभी देखिए पहले इस कानून में होटल और रेस्टोरेंट नहीं आता था, लेकिन अब जो है आता है। ठीक है, रेलवे जो है पहले भी नहीं आता था और अभी भी नहीं आता है, रेलवे फैक्ट्री में नहीं आएगा। आर्म फोर्सेस का जो अलग अलग, जैसा आर्म फोर्सेस है,
एसएसबी है या रेलवे आरपीएफ है ना, सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सशस्त्र सीमा बल है, ये सब आर्म फोर्सेस है, आर्मी नेवी ये सब। तो उनका कोई अगर किचन होगा या वो लोग कुछ अपने में बना रहे होंगे तो वो सब फैक्ट्री के अंदर में नहीं आएगा, मतलब फैक्ट्री एक्ट उसमें नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा माइन जो खदान होता है वो भी फैक्ट्री के अंदर नहीं आता है, क्योंकि खदान के लिए अलग से कानून है, माइंस एक्ट खनन अधिनियम 1952 का। समझ में आया। तो पावर का क्या मतलब है मैंने बता दिया। पावर का मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा या कोई और भी पावर जिसमें आदमी का प्रयोग नहीं हो और जानवर का प्रयोग नहीं हो। अगर कहीं से हम लोग पावर जनरेट कर रहे हैं, मतलब कोई बैल है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो है इसको गोल गोल घुमा रहे हैं बैल, और ये इसी कारण अगर बिजली प्रोड्यूस हो रहा है तो चूँकि एनिमल कर रहा है इसीलिए उसको हम लोग पावर में कैलकुलेट नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, हमने क्या बताया, फैक्ट्री में क्या होता है, विनिर्माण होता है। तो विनिर्माण होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में किसको बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ भी चीज़ अगर बन रहा है या कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, मतलब कुछ भी चीज़ या तो बन रहा है या फिर कुछ बन गया है तो उसमें कुछ अगर चेंज कर रहे हैं तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आएगा, या कुछ रिपेयर हो रहा है या कहीं से हम लोग तेल निकाल रहे हैं, जैसे नारियल को पीस के जो तेल निकाल रहे हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में आएगा। अगर कहीं पे साफ़ सफाई हो रहा है तो वो भी जहाँ अगर कोई फैक्ट्री है साफ़ सफाई करती है तो वो भी जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में आएगा। कोई ट्रांसपोर्टेशन फैक्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करती है तो वो भी जो है मेरा मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। इसके अलावा कहीं मूवी बन रहा है तो याद रखो मूवी भी बनना एक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में आता है। बीड़ी बनता है तो बीड़ी भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में आ रहा है। कहीं नमक बनता है तो नमक भी जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में आता है। और रेस्टोरेंट जहाँ पे आप खाना वाना खाते हो वो भी सब फैक्ट्री के अंदर में आता है, मतलब वहाँ पे भी फैक्ट्री एक्ट लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हम लोग क्या देखे थे कि जहाँ भी 10 वर्कर अधिक है और पावर यूज हो रहा है तो वहाँ फैक्ट्री उसको बोलेंगे, और अगर पावर यूज नहीं हो रहा है, मतलब ये सब अगर यूज नहीं हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसको भी फैक्ट्री बोलेंगे, लेकिन 20 वर्कर से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है वर्कर या कर्मकार या श्रमिक कौन है दोस्तों? तो श्रमिक और कर्मकार मतलब कोई भी आदमी जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, चाहे उसको प्रत्यक्ष रूप से नौकरी मिला है, मतलब किसी ने उसको हायर किया है, या इनडायरेक्ट रूप से किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अगर काम कर रहा है तो भी उसको क्या बोलेंगे? वर्कर बोलेंगे। मतलब वो फैक्ट्री में काम करना चाहिए, या तो उसको डायरेक्ट कहीं रिक्रूटमेंट हुआ तो, या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कर रहा है तो, ठीक है, या उसको क्या बोलेंगे? वर्कर बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। बोल रहा है कि जानकारी के साथ या जानकारी के बिना, भले जो मालिक है उसको पता है ये वो फलाना आदमी काम कर रहा है तो उसको वर्कर तो बोलेंगे ही, लेकिन मालिक को अगर नहीं पता है, कॉन्ट्रैक्टर को पता है तो भी उसको वर्कर बोलेंगे। मतलब कोई भी आदमी, सिंपल से याद रखिए, अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है चाहे मालिक को पता है या नहीं पता है तो भी उसको क्या बोलेंगे? फैक्ट्री बोलेंगे, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट में कुछ टर्म डिफाइन है, जैसे बालक या चाइल्ड किसको बोलते हैं? तो 0 से 14 साल के बच्चे को हम लोग चाइल्ड या बालक बोलते हैं। कुमार या किशोर एडोलेसेंट किसको बोलते हैं? तो जो 14 से 18 साल के बच्चे होंगे दोस्तों उसको कुमार या किशोर बोलेंगे। वयस्क मतलब एडल्ट किसको बोलते हैं? जो 18 साल से ऊपर रहेंगे उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? एडल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जो चाइल्ड है, जो बालक है, और जो किशोर है, ठीक है, उन दोनों को अगर हम कंबाइंड में बोलना चाहें तो हम लोग उसको यंग बोलेंगे, यंग पर्सन। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि फैक्ट्री एक्ट में यंग पर्सन, युवा पर्सन का डेफिनेशन क्या है, तो याद रखिएगा जो भी आदमी 18 साल से कम है उसको यंग बोलते हैं, ठीक है, या युवा बोलते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ वही नहीं आएगा, फैक्ट्री में प्रीमाइस भी होता है और या प्रेजेंट भी होता है। प्रीमाइस का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कोई खुला मैदान है, ठीक है, खुला मैदान है और चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, और यहाँ भी अगर कुछ बन रहा है तो भी उसको फैक्ट्री बोलेंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो जैसे कि समुद्र के इर्द गिर्द कुछ एरिया रहेगा, वहाँ पे लोग नमक पानी को बॉयल करके अगर नमक बन रहा है, और चूँकि वो खुले एरिया में बाउंड्री नहीं है, मान लो कहीं यहाँ पे कुछ हल्का सा बिल्डिंग हुआ, डेफिनेशन क्या है कि बाउंड्री नहीं होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे? प्रीमाइस, और वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। और वो भी, और कोई जगह खुला तो है, बिल्डिंग भी है, लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या है? बाउंड्री हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसेंट। समझ में आ गया? प्रीमाइस और प्रेसेंट में क्या अंतर है? दोनों खुला मैदान होता है, लेकिन प्रेसेंट में क्या होता है? बाउंड्री होता है। बस आप इतना याद रखो, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रोविजंस है, कुछ प्रावधान है रिलेटेड फैक्ट्री एक्ट से दोस्तों। तो कुछ अभी फैक्ट्री एक्ट किस चीज़ से डील करेगा? मज़दूरों के हित से, है ना। तो मज़दूरों का हेल्थ कंडीशन, उसका सिक्योरिटी, उसका वेलफेयर, वो सब चीज़ें। तो हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्री एक्ट में अलग अलग क्या क्या प्रावधान है, सुरक्षा से संबंधित क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित क्या है, कल्याण से संबंधित क्या है, ये सब देखते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। तो देखिए हेल्थ रिलेटेड, स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या प्रावधान है। तो बोल रहा है कि फैक्ट्री में साफ़ सफाई जो है अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए, कूड़ा करकट फेंकने वेकने का जो है इंतजाम होना चाहिए। इसके अलावा वेंटिलेशन और टेम्परेचर का भी जो है व्यवस्था होना चाहिए। संवातन या तापमान अच्छा रहना चाहिए ताकि आराम से वर्कर काम कर पाए। डस्ट और फ्यूम, धूल और धुआं अगर निकल रहा है फैक्ट्री से तो उसको जो है निकासी का भी जगह होना चाहिए। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन
मतलब अगर बहुत डस्ट वस्ट उड़ रहा है तो पानी वानी का भी छिड़काव होना चाहिए फैक्ट्री के अंदर, ताकि जो है डस्ट वस्ट दोस्तों ना उड़े। ओवर क्राउडिंग, उतना फैक्ट्री में अति भीड़ नहीं होना चाहिए, लाइटिंग वाइटिंग होना चाहिए। तो ये सब है किससे, सिक्योरिटी से रिलेटेड। इसके अलावा कोई भी फैक्ट्री में जिसमें 250 से अधिक वर्कर हैं, याद रखिएगा 250 से अधिक वर्कर है, तो वहाँ पे पेयजल पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, और गर्मी में ठंडा पानी पीने का भी व्यवस्था होना चाहिए। कब, जब 250 से किसी फैक्ट्री में 250 से अधिक वर्कर हैं तब, ठीक है। इसके अलावा लैट्रिन और यूरिनल्स, जो शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था होना चाहिए अगर किसी फैक्ट्री में 250 वर्कर से अधिक हैं तो। इसके अलावा थूकदान की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, जिन्हें कि इधर उधर थूक ना दे फैक्ट्री में, थूकदान की व्यवस्था भी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। समझ में आया इतना आपको? तो ये सब रिलेटेड था स्वास्थ्य संबंधी, हेल्थ रिलेटेड। अब इसमें जो डेटा है 250 वर्कर, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 250 वर्कर से अधिक अगर किसी फैक्ट्री में है तो वहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, और लैट्रिन भी और यूरिनल्स भी होना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी रिलेटेड क्या क्या है, सुरक्षा संबंधी, तो देखिए याद रखिएगा कोई भी प्रावधान जो है, प्रोविजंस, फैक्ट्री एक्ट में अगर कुछ चेंज करना है तो जो पावर है दोस्तों वो किसका है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट का। ये आपको ध्यान रखना है। स्टेट गवर्नमेंट जो है पावर, इस एक्ट के अंदर पावर है कि वो हेल्थ से रिलेटेड या सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ को जो है चेंज कर सकता है, नियम को बदल सकता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी रिलेटेड सुरक्षा संबंध क्या है कि जो भी मशीनरी है दोस्तों, एएमसी मतलब कोई भी जो मशीनरी है, मान लो कोई डेंजरस मशीनरी है, ठीक है, तो उसको चारों तरफ से घेराबंदी होना चाहिए, तभी तो वर्कर सेफ रह पाएंगे, ठीक है। और जो भी इसको चलाएगा दोस्तों मशीन को, वो एक स्पेशलाइज्ड एडल्ट ही होना चाहिए। एडल्ट हमने देख लिया किसको बोलता है, 18 साल से ऊपर वाले को एडल्ट बोलते हैं, निपुण वयस्क। इसके अलावा जो डेंजरस मशीनरी है उसमें यंग पर्सन नहीं होंगे, यंग पर्सन हमने देख लिया, मतलब 18 साल से कम बच्चे उसको नहीं चलाएंगे, ठीक है। और कोई मशीन जो अपने आप चल रही है, स्वचालित मशीन है, कोई मशीन अपने आप चलती है, आपको पता है पावर ऑन होता है तो अपने आप चलते रहती है, तो वो मशीन का जो बाउंड्री होगा दोस्तों, मान लीजिए यहाँ ये मशीन यहाँ तक खती है, मशीन है मेरा, तो उसके बाउंड्री से 45 सेंटीमीटर का कम से कम दूरी जो है होना चाहिए को, मतलब कोई आदमी सट ना जाए उस मशीन में, कम से कम 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, कैसी मशीन से, जो अपने आप चल रही है, ठीक है। इसके अलावा कहीं पे अगर कॉटन ओपनर से, मतलब रुई का कहीं धुनाई हो रहा है दोस्तों, वहाँ पे महिला और बच्चे जो है काम नहीं करेंगे, ये भी फैक्ट्री एक्ट में लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई लिफ्ट है, लिफ्ट आप समझते हो जिससे हम सामान को ऊपर नीचे करते हैं, या उत्तोलक, होइस्ट, होइस्ट मतलब ये होता है जैसे कोई लिफ्ट होता है तो इसमें लोग बैठ के ऊपर नीचे जाते हैं, या फिर कोई सामान भी जाती है, तो ये जो लिफ्ट होना चाहिए उसका चेकिंग भी होना चाहिए कि भैया लिफ्ट सही है, कैसे काम कर रहा है कि नहीं। तो कब, कितने दिन में होगा, तो लिखा है कि लिफ्ट विफ्ट जो चेक होगा वो हर 6 महीना में उसका जाँच वाँच होना चाहिए। इसके अलावा लिफ्ट में बहुत सारी रस्सी यूज होती है, रस्सी से लिफ्ट चलता है, पुली यूज होता है, तो रस्सी, पुली, सिकड़ी और भारतोलक, उसका जो वेट जाँच वाँच होना चाहिए वो 12 महीना में होना चाहिए। तो याद रखो जिससे सामान जाएगा लिफ्ट या होइस्ट से, उसका जो चेकिंग होना चाहिए 6 महीना में, और जिसके थ्रू ये जा रहा है, रस्सी वस्सी टंग रहा है इसमें, या घिरनी लगा हुआ है, भारतोलक है, भारवाहक मशीन है, सिकड़ी विकड़ी है, लिफ्टिंग मशीन, चेन, रोप्स, लिफ्टिंग टैकल्स, उसको 12 महीने में जो है चेकिंग होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब एक मज़दूर कितना भार ले जा पाएगा, ठीक है, भार इतना नहीं हो कि भैया एक मज़दूर पे दे दो तुम 100 किलो, नहीं ले जा पाएगा। तो कितना भार ले जा पाएगा कोई मज़दूर या नहीं ले जा पाएगा, वो डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो है डिसाइड करेगी कि कितना एक मज़दूर जो है वेट ले जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं, कुछ वेलफेयर से रिलेटेड प्रावधान है, कल्याण से संबंधी। तो इसमें भी कल्याण से संबंधी कोई भी नियम को अगर चेंज करना है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है दोस्तों नियम बना के चेंज कर सकती है, ठीक है। तो बोला गया कि फैक्ट्री में नहाने का दोस्तों, कपड़ा धोने का, सुखाने का, बैठने का, ये सब का व्यवस्था होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी फैक्ट्री जिसमें 150 से ऊपर वर्कर काम कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट एड का जो प्रथम उपचार होता है, मलहम पट्टी, ये सब का इंतजाम होना चाहिए। इसके अलावा कोई फैक्ट्री जहाँ 500 से अधिक वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ पे एक एम्बुलेंस रूम होना चाहिए। एम्बुलेंस का रूम का मतलब एक बड़ा सा रूम होगा दोस्तों, और उसमें जो है आपका स्ट्रेचर लगा होगा, और सब ऑक्सीजन का जो भी फैसिलिटी होगा नॉर्मल जो होगा। तो याद रखिएगा अगर 150 से ऊपर वर्कर हैं तो फर्स्ट एड का प्रावधान होना चाहिए, और 500 वर्कर से ऊपर हैं तो एम्बुलेंस रूम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी फैक्ट्री में 250 से अधिक वर्कर हैं तो वहाँ पे कैंटीन होना चाहिए, खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और 150 से अगर ऊपर वर्कर हैं तो किसी फैक्ट्री में तो वहाँ रहने के लिए, रुकने के लिए, ठहराव के लिए, विश्राम के लिए भोजन कक्ष होना चाहिए कि आराम से वहाँ वर्कर जो है आराम कर पाए। शेल्टर रूम होना चाहिए, रेस्ट रूम या लंच रूम, कब, जब 150 से ऊपर वर्कर हैं तब। सिंपल सा चीज़ है ना। तो जो आप देखेंगे कि 150, 250 यही सब है डेटा में, है कि नहीं। अगर कोई फैक्ट्री में 30 से ऊपर अगर महिला काम करती है, वीमेन काम करती है दोस्तों,
महिला है ना, तो वहाँ पे शिशु गृह होना चाहिए, क्रेचे होना चाहिए। अगर उनके 6 साल के छोटे बच्चे हैं और कोई महिला 30 साल से ऊपर, 30 साल से अधिक कोई भी महिला फैक्ट्री में अगर काम कर रही है तो वहाँ उस फैक्ट्री में शिशु गृह होना चाहिए, जहाँ पे अगर वो महिला प्रेग्नेंट होगी, बच्चा होगा उसका, तो 6 साल से अगर कम का बच्चा है तो वहाँ पे वो रख देगी और फैक्ट्री में काम करने चली जाएगी। जब वापस आ जाएगी तो वहाँ से जो बच्चे को शिशु गृह से लेके घर चली जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर 30 महिला से ऊपर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर, कल्याण पदाधिकारी का भी नियुक्ति जो है कौन करेगा दोस्तों, फैक्ट्री का मालिक करेगा, ठीक है। वेलफेयर ऑफिसर भी वहाँ पे होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि वर्किंग आवर ऑफ एडल्ट, जो वयस्क है दोस्तों, जो वयस्क मतलब हमने समझ लिया 18 साल से जो ऊपर है उसको वयस्क बोलते हैं, उसका कार्य का कितना घंटा उसको काम करना चाहिए। तो लिखा गया है कि कोई भी एडल्ट जो है वो 9 घंटा से अधिक एक दिन में काम नहीं करेगा और पूरे सप्ताह में 48 घंटे से अधिक जो है काम उसको नहीं करना चाहिए। नहीं करवाएगा कौन? फैक्ट्री का मालिक। और इसमें भी अगर कुछ नियम चेंज करना है वर्किंग आवर में तो कौन चेंज कर सकता है दोस्तों? राज्य सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि सप्ताह में एक दिन जो है हॉलीडे मिलेगा, ठीक है। और कोई भी आदमी को लगातार आप 10 दिन से ज़्यादा काम नहीं करा सकते हो, ठीक है। मतलब आपको 10 दिन के बाद उसको छुट्टी देना ही देना पड़ेगा। इसके बाद ये भी लिखा गया है कि कोई भी आदमी से लगातार आप 5 घंटा से अधिक काम नहीं करा सकते हो, उसके बाद आपको जो है आधा घंटे का जो है ब्रेक देना पड़ेगा। इसीलिए आप देखोगे कि फैक्ट्री में लंच ब्रेक दिया जाता है। आप लगातार उसको 9 घंटा काम नहीं करा सकते, 5 घंटा के बाद उसको जो है आपको रेस्ट देना पड़ेगा। और अगर इस तरह से अगर कोई काम वाम हो दोस्तों तो एक दिन लिखा गया है कि 9 घंटा से अधिक काम नहीं करा सकते, लेकिन हो सकता है कि मालिक 1-1.5 घंटा बीच में छुट्टी वुट्टी दे दिया हो, तो कोई भी कंडीशन हो जाए 9 घंटा तो उसको काम नहीं करा सकते। अगर लगातार काम करा रहा है तो छोटा सा बीच में गैप दे रहा है तो, लेकिन अगर बीच में उसको विश्राम भी दिया, रेस्ट वेस्ट भी दिया, तो एक दिन में 10.5 घंटा से अधिक काम नहीं करा सकता है। और स्पेशल केस में मान लीजिए प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करवाना है या प्रेशर पड़ गया फैक्ट्री पे, तो उस दिन 12 घंटा भी काम करवाया जा सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में 5 घंटा के बाद आपको उसको रेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ गए आप? इसके अलावा कोई वर्कर अगर नाइट शिफ्ट कर रहा है, नाइट शिफ्ट मतलब रात में अगर काम कर रहा है, तो जब उसका नाइट का शिफ्ट ख़त्म होगा दोस्तों तो उसके बाद उसको 24 घंटे का छुट्टी देना चाहिए। इसका समझ में आया कि नाइट शिफ्ट के बाद उसको 24 घंटे का छुट्टी देना चाहिए, तभी उसका अगला शिफ्ट जो है चालू होगा। ये नहीं कि कोई वर्कर जो है 12 बजे रात से लेकर 8 बजे तक काम किया और फिर उसको आप 12 बजे दोपहर में बुला लो, नहीं होगा। उसको अगले दिन आप फिर 8 बजे ही बुला सकते हो, ठीक है। तो ये उस अगले दिन 12 बजे ही रात में उसको बुला सकते हो, मतलब आप 24 घंटे का छुट्टी देना पड़ेगा। कोई वर्कर अगर 9 घंटा से अधिक काम करना चाहता है, ठीक है, तो उसको जो है ओवर टाइम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ओवर टाइम मतलब अतिकाल कार्य के लिए अतिरिक्त मजदूरी देना पड़ेगा, अतिरिक्त पेमेंट करना पड़ेगा। तो कोई भी वर्कर जो एक दिन में 9 घंटा या पूरे सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम कर रहा है तो उसको OT देना पड़ेगा। OT मतलब ओवर टाइम, O से ओवर, T से टाइम। कितना देना पड़ेगा ओवर टाइम? तो जितना भी उसका मजदूरी हो रहा है, जैसे एक दिन का मजदूरी मान लीजिए वो कमाता था 1000 और उस वर्कर ने जो ओवर टाइम कर दिया, मतलब जो है ज़्यादा काम कर दिया, तो उसको मजदूरी कितना मिलेगा? 2 × 1000, मतलब 2000 रुपये मजदूरी मिलेगा उस दिन, जिस दिन उसने ओवर टाइम काम किया, ठीक है। कोई महिला अगर किसी फैक्ट्री में काम करती है तो वह सुबह 6 से लेकर शाम 7 बजे तक ही काम उससे करवाया जा सकता है। स्पेशल केस में आपको सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक करवा सकते हैं, लेकिन रात 10 बजे के बाद स्पेशल केस में नहीं करवा सकते, और नॉर्मल केस में शाम 7 बजे से ज़्यादा 12 उसको काम नहीं करवा सकते, और सुबह जो है 6 बजे से पहले नहीं बुला सकता। स्पेशल केस में 5 बजे सुबह से रात 10 बजे तक काम करवाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखते हैं यंग पर्सन का एम्प्लॉयमेंट। यंग पर्सन कौन होता था दोस्तों? जो चाइल्ड होता था, जो 0 से 14 साल प्लस जो 14 से 18 साल के बीच में होता था, उसको यंग बोलते थे, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर कोई नियम बनाना है यंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन से रिलेटेड, तो उसको भी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। कोई भी बच्चा जो होगा दोस्तों 14 साल से जो कम होगा, उसको कहीं भी आप उसको जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं करवा सकते, ठीक है। तो जो एज होगा कि कोई बच्चा की, मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री में एक बच्चा काम करता था, ठीक है, और मालिक बोल दिया कि यार ये बच्चा ओरिजिनल में देखोगे तो 13 साल का है, लेकिन मालिक बोल दिया यार कि ये 15 साल का है, तो 15 साल के बच्चे को तो काम करवाया जा सकता है ना, 4.5 घंटा तक। हम लोग देखेंगे आगे, जो 15 से 18 साल के बच्चे उसको 4.5 घंटा तक काम करवाया जा सकता है। तो मालिक बोल रहा है कि नहीं ये 15 साल का है तो हम काम करवा रहे हैं, लेकिन अब ये 15 साल का है या नहीं, कितने साल का है, तो उसके लिए जांच पड़ताल करने के लिए एक प्रमाणकर्ता शल्य चिकित्सक होगा, जिसको सर्टिफाइंग सर्जन बोलेंगे, मतलब एक डॉक्टर है, वो डिसाइड करेगा कि किसी भी आदमी का एज क्या होगा, है ना। तो इसको जो सर्टिफाइंग सर्जन बोलते हैं, समझ में आया।
इसके अलावा 15 से 18 साल के जो बच्चे रहेंगे, देखिए 14 साल के बच्चे तक आप कुछ नहीं करा सकते, ठीक है। और 14 से 18 साल के जो बच्चे होंगे दोस्तों, उसको आप 4.5 घंटा तक काम करा सकते हो। इसके अलावा कहीं पेनाल्टी, अगर कोई आदमी है बात नहीं मान रहा है तो उसको 10,000 रुपया जुर्माना और 2 साल तक जेल या दोनों हो सकता है। 10 साल का वो भी हो सकता है, 10,000 का फाइन भी देना पड़ सकता है और 2 साल का जो है जेल भी हो सकता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पहला जो कॉटन मिल है दोस्तों वो 1851 में खुला, ठीक है। और जूट मिल पहला जो है 1855 में खुला। कमेंट सेक्शन में बताइए कि पहला जो जूट मिल है वो कहाँ पे इंडिया में खुला था, ठीक है, और कौन खोला था। और कॉटन मिल जो है इंडिया में कहाँ पे खुला था और कौन खोला था, ठीक है। इसके अलावा लिखा गया कि अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री में है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो 1 महीना के अंदर जो है उसका जांच पड़ताल जो होता है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ, कैसे क्या हुआ, ठीक है। अभी एक टर्म होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर का मतलब ये समझ लीजिए कि कोई आदमी जो है फैक्ट्री में जिसका पूर्ण नियंत्रण होगा, ठीक है। पूर्ण नियंत्रण मतलब कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उसको कौन चला रहा है, उसका पूरा मतलब उसका कंट्रोल किसके हाथ में है। तो कोई ना कोई तो होगा जो पूरा कंट्रोल होगा, वो डिसाइड करेगा कि यार कि वर्कर जो है कब ऑफिस आएंगे, कब उनका ट्रेनिंग होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सेफ्टी का क्या प्रावधान है, हेल्थ का क्या प्रावधान है, उसको ऑक्यूपायर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हर फैक्ट्री में कोई ना कोई आदमी होता है जिसको उस फैक्ट्री पे पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है, उसको ऑक्यूपायर बोलते हैं, ठीक। तो उसकी जिम्मेदारी क्या क्या है दोस्तों, उसका जिम्मेदारी है कि जो वर्कर है, जो मजदूर है, उसका सेफ्टी हो, सुरक्षा हो, उसका स्वास्थ्य का ध्यान हो, उसका ट्रेनिंग व्रेनिंग हो, ये सब का है ऑक्यूपायर का ड्यूटी। इसके अलावा कोई फैक्ट्री है, उसको अगर लाइसेंस लेना है, उसका अप्रूवल लेना है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो वो अप्लीकेशन देगा कहीं पे, है ना। तो अप्लीकेशन देगा, उसकी सबकी जिम्मेदारी किसको है दोस्तों, ऑक्यूपायर की है। मतलब वो फैक्ट्री को रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसका लाइसेंस लेना है कि अप्रूव करवाना है, सबका जिम्मेदारी किसका है, ऑक्यूपायर का, ठीक है। तो देखिए इसके लिए ऑक्यूपायर जो है वो क्या करता है, एक अप्लीकेशन देता है, ठीक है। तो अप्लीकेशन किसको देगा, जो भी फैक्ट्री को रजिस्ट्रेशन करता होगा उसको देगा। तो मान लीजिए वो अप्लीकेशन दे दिया, आज दे दिया, मान लीजिए अप्रैल में, आज कितना अप्रैल है, 6 अप्रैल, ठीक है। तो एप्लीकेशन दे दिया, एप्लीकेशन देने के बाद जो है 3 महीने तक जो जिसको एप्लीकेशन दिया है, जो भी संस्था को या जो अधिकारी को एप्लीकेशन दिया है, मान लीजिए 3 महीना तक उस अधिकारी ने कुछ नहीं बोला, इसको कुछ नहीं बताया कि आपका जो है फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन करने का एप्लीकेशन जो है, उस अधिकारी ने कुछ नहीं बताया कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है, कोई कुछ नहीं बताया। तो ये माना जाएगा अगर 3 महीने तक वो अधिकारी कुछ नहीं बताता है रजिस्ट्रेशन को लेके कि क्या आपका हुआ, तो माना जाएगा कि जो फैक्ट्री है जिसने अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, वो ऑक्यूपायर को ऑटोमेटिकली परमिशन मिल जाएगा। मतलब वो मान लिया जाएगा कि वो फैक्ट्री जो है वो चालू कर सकता है। और मान लो 3 महीना के अंदर वो मना कर दिया कि हम जो है आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, कौन बोला, अधिकारी बोल दिया, तो तब क्या कर सकता है, जो फैक्ट्री का ऑक्यूपायर है, जो मालिक है दोस्तों, वो अपील कर सकता है। तो अपील कर सकता है, जब उसको नकार दिया तो उसके 30 दिन के अंदर जो है वो अपील कर सकता है। 30 दिन के अंदर कहाँ पे कर सकता है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो अथॉरिटी होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर करेगा, अगर राज्य सरकार के अंदर वो फैक्ट्री होगा तो वो राज्य सरकार को करेगा दोस्तों। समझ में आया। चलिए, इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार होती है, वो कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है फैक्ट्री को निरीक्षण करने के लिए। तो एक को बोलते हैं चीफ इंस्पेक्टर। देखिए हर राज्य में एक चीफ इंस्पेक्टर होगा फैक्ट्री का, जो उस राज्य के जो भी फैक्ट्री होंगे दोस्तों उसको इंस्पेक्ट करेगा, देखेगा कि फैक्ट्री एक्ट का जो कानून है इस राज्य के फैक्ट्री में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। उसको चीफ इंस्पेक्टर बोलते हैं। अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो चीफ इंस्पेक्टर होता है हर राज्य में एक होता है, और उसका जो अधिकार दिया गया, उसका जो शक्ति दिया, वो फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 9 में दिया गया है। समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा हर जिला में उस ज़िले का जो डीएम होता है दोस्तों, तो उस ज़िला में जितने भी इंडस्ट्री होते हैं उसका वो इंस्पेक्टर होता है। मतलब पूरे राज्य का एक चीफ इंस्पेक्टर होगा जिसको अपॉइंट करेगा राज्य सरकार, और जो डीएम होता है वो हर ज़िला का इंस्पेक्टर होता है। चीफ फैक्ट्री को एक्ट के अंडर जो है वो उस ज़िला का इंस्पेक्टर भी होता है, जो उस ज़िला में जितने भी फैक्ट्री होंगे उसको देख रेख करने का, उसको जाँच पड़ताल करने का किसका अधिकार है, डीएम का। तो आप समझ सकते हो डीएम कितना पावरफुल होता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो होता है कुछ डॉक्टर को जो है सर्टिफाइंग सर्जन के रूप में अपॉइंट करता है। हमने देखा था कि अगर डिस्प्यूट हो जाता है कि उसका एज क्या होगा दोस्तों, तो हमने पढ़ा था ना कि सर्टिफाइंग सर्जन जो है डिसाइड करता है कि उसका एज क्या होगा। तो सर्टिफाइंग सर्जन को जो अपॉइंट करता है दोस्तों वो राज्य सरकार करता है, और उसका जो पावर डिफाइन है फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 में डिफाइन है दोस्तों। इसके अलावा राज्य सरकार
चाहे तो देखना है कि मान लो कोई फैक्ट्री जो है, कोई आदमी फैक्ट्री लगाना चाहता है, ठीक है, एक एरिया में, तो ये एरिया में फैक्ट्री लगाना चाहिए उसको कि नहीं लगाना चाहिए, क्या इससे पर्यावरण को खर्च होगा, क्या लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको देख रेख करने के लिए कि भैया इस एरिया में फैक्ट्री लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, उसके लिए राज्य सरकार जो है एक कमेटी बनाती है जिसका नाम है साइट अप्रेजल कमेटी। साइट का मतलब होता है जगह, अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन, और कमेटी मतलब समिति। तो ऐसा समिति जो मूल्यांकन करती है कि वही भैया कि ये जो जगह है यहाँ पे फैक्ट्री बनने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो साइट अप्रेजल कमेटी होता है दोस्तों, उसका जो चेयरमैन होता है वो आपसे पूछ सकता है कि कौन होता है, उसका होता है चीफ इंस्पेक्टर, यही चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये जो चीफ इंस्पेक्टर होगा वो साइट अप्रेजल कमेटी का चेयरमैन होता है, चाहे वो साइट अप्रेजल कमेटी हो या सर्टिफाइंग सर्जन हो या चीफ इंस्पेक्टर हो, तीनों को अपॉइंट कौन करता है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट। बात समझ में आया? चलिए, फिर जो ऑक्यूपायर होता है, जो मालिक होता है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, जो ऑक्यूपायर जो फैक्ट्री का जिसमें अल्टीमेट पूर्ण या कंट्रोल होता है, वो एक सेफ्टी कमेटी बनाता है। सेफ्टी कमेटी क्यों बनाता है? ताकि वर्कर और जो मालिक है उन दोनों आपस में बातचीत करने लगे करें, और वर्कर बोले कि भैया इस फैक्ट्री में हमको ये दिक्कत है, हमको हेलमेट चाहिए, तो हमको लाइट चाहिए, ताकि हमको जो फैक्ट्री में हम सेफ़ रहें। तो एक सेफ्टी कमेटी बनाता है कौन? ऑक्यूपायर बनाता है, ठीक है, जिसमें मजदूर मतलब वर्कर, और मालिक मतलब ऑनर, तो जिसमें मालिक की साइड से जितने लोग होंगे और उतने साइड जो है मजदूर के साइड से होंगे। मतलब सेफ्टी कमेटी में अगर 20 लोग मेंबर हैं तो 20 लोग जो होंगे मालिक की 10 लोग मालिक की तरफ से होंगे, 10 लोग जो है मजदूर की तरफ से होंगे, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा दोनों का दोस्तों। इसमें एक चीज़ छूट गया था, वहाँ वो देख लीजिए। इसके अलावा जो यहाँ गया, कहाँ गया वो, इसमें देख लीजिए सिक्योरिटी सुरक्षा संबंधी एक पॉइंट था कि देखिए कोई भी फैक्ट्री हो जिसमें 1000 से ऊपर वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए, सुरक्षा अधिकारी। और सेफ्टी ऑफिसर जो है उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको अपॉइंट करता है ऑक्यूपायर, उस फैक्ट्री का पूर्ण नियंत्रण, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, जो चीफ इंस्पेक्टर होता है या सर्टिफाइंग सर्जन होता है या फिर स्टेट अप्रेजल कमेटी होता है, उसको अपॉइंट करता है राज्य सरकार। इसके अलावा जो सेफ्टी ऑफिसर है और जो आपका सेफ्टी कमेटी है, ठीक है ना, इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करता है आपका कौन? ऑक्यूपायर। कौन करता है? ऑक्यूपायर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो इस तरह से दोस्तों फैक्ट्री एक्ट मात्र हम लोगों ने 20 मिनट के आसपास जो है कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आप देख रहे थे जो है फैक्ट्री एक्ट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इस तरह से आपको बताइए कितना मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको कोई भी लोड पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको तुरंत डाउनलोड कीजिए, वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिए और आराम से एग्जाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे। मुझे ऐसा उम्मीद है दोस्तों, और भगवान से यही मानता हूँ कि आप जो है जल्द जो है EPFO में सिलेक्शन होके जो है जॉब कीजिए, और आपका जो है जितने भी सपने हैं सबको साकार कीजिए माँ बाप का आशीर्वाद से। और जो मैं और आप मिल के मेहनत कर रहे हैं और भगवान के आशीर्वाद से आप लोग जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा भगवान से मंगल कामना है। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए पसंद आ रहा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।